नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम इस समय न्यूजीलैंड के दौरे पर है। 30 नवंबर को वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला खेल लिया गया। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग को चुना। भारत की बैटिंग शुरू होती उससे पहले ही भारत में सोशल मीडिया यूजर्स संजू सैमसन के पक्ष में बैटिंग करने लगे थे, लेकिन वजह संजू सैमसन को एक बार फिर प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। सवाल ये पूछा गया कि अगर संजू सैमसन बेंच पर हैं तो ऋषभ पंत को किस आधार पर खेलने दिया जा रहा है। लोगों का आक्रोश उस समय और बढ़ गया जब चौथे नंबर पर बैटिंग करने उतरे पंत सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। इस पारी में पंत ने 16 गेंदें खेली और 2 चौके लगाए। बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो सका और बेनतीजा ही खत्म हो गया। न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज 1-0 के अंतर से अपने नाम कर ली। सीरीज तो खत्म हो गई, लेकिन संजू सैमसन को लेकर शुरू हुआ विवाद चलता ही रहा। पंत के आउट होने के बाद भारत में ट्विटर पर #जस्टिस फॉर संजू सैमसन ट्रेंड होने लगा। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम में प्लेयर्स के सिलेक्शन को लेकर होने वाला विवाद नया नहीं है, लेकिन ये पहले भी होता रहा है। हाल की T20 वर्ल्ड कप में लोग युजवेंद्र चहल की जगह अश्विन को खिलाने पर इसी तरह नाराज हुए थे, मगर इस बार मामला ज्यादा गंभीर हुआ। इतना गंभीर कि इस विवाद में पॉलिटिकल लीडर्स भी हिस्सेदारी दिखाने लगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सैमसन को टीम में नहीं लेने पर नाराजगी प्रकट कर दी। भारतीय टीम के कार्यवाहक कोच वीवीएस लक्ष्मण के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने ट्वीट किया। वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि पंत ने नंबर 4 पर अच्छी बल्लेबाजी की है, इसलिए उन्हें बैक करना जरूरी है, उनका साथ देना। वे एक अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि फॉर्म में नहीं हैं। वो पिछली 11 में से 10 पारियों में फेल हुए। वहीं सैमसन ने वनडे क्रिकेट में 66 की औसत से और पिछले सभी 5 मैचेस में अच्छे रन बनाए। वो बेंच पर बैठे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। इससे पहले लक्ष्मण ने क्राइस्ट चर्च में तीसरे वनडे मैच से पहले प्राइम वीडियो से बात करते हुए कहा था कि पंत 4 नंबर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड में एक जरूरी शतक भी बनाया, इसलिए उन्हें सपोर्ट करना जरूरी है। लक्ष्मण के इसी बयान पर थरूर ने प्रतिक्रिया दी थी, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई। जल्द ही ट्विटर पर अलग अलग हैशटैग्स चलन में आ गए। लोगों के निशाने पर बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट दोनों थे। नाराजगी के केंद्र में एक ही सवाल था। सवाल यह कि बार बार फेल होने के बावजूद संजू की जगह पंत को तरजीह क्यों दी जा रही है और इसके कारण क्या है। इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम दोनों खिलाड़ियों के आंकड़ों पर यानी कि स्टैट्स पर नजर डाल देंगे, जो क्रिकेट की भाषा में कहते हैं। भारत 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने न्यूजीलैंड के दौरे पर गया था। दोनों सीरीज को मिलाकर संजू को सिर्फ एक वनडे में मौका मिला, जबकि पंत दोनों सीरीज के सभी मैचों में टीम का हिस्सा थे। इकलौते मैच में संजू ने 36 रन बनाए, जबकि पंत ने T20 की 2 पारियों में 6 और 11 रन बनाए। वही वनडे सीरीज की 2 पारियों में पंत ने 15 और 10 रन बनाए। इस तरह पंत ने 4 पारियों में कुल 42 रन जोड़े। उनकी तुलना में सैमसन ने वनडे की इकलौती पारी में 36 रन बना लिए। हालांकि एक सच ये भी है कि दोनों खिलाड़ियों की काबिलियत को सिर्फ एक न्यूजीलैंड दौरे से आंका नहीं जा सकता। इसके लिए थोड़ा व्यापक संदर्भ लेना आवश्यक है। इसलिए हम इस साल के वनडे में दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तुलना भी करेंगे। क्रिकेट वेबसाइट ESPN क्रिकइन्फो के मुताबिक 2022 में वनडे की 10 पारियों में पंत ने 336 रन बनाए, जबकि सैमसन ने इस दौरान 9 पारियां खेली और 284 रन बना लिए। इस बीच पंत का बैटिंग एवरेज 37.33 था, तो संजू का एवरेज 71.00 था। बैटिंग का औसत काफ़ी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको कितनी बार बैटिंग का मौका मिला और उसमें आप कितनी बार नॉट आउट लौट गए। इसी मामले में संजू पंत से आगे नजर आते हैं। वनडे से इधर T20 में भी संजू का बैटिंग एवरेज पंत से बेहतर है। पंत ने 2022 में खेली 21 पारियों में 364 रन बनाए। इस दौरान उनका एवरेज 21.41 रहा और स्ट्राइक रेट रहा 132.85। जब पंत मिडिल ऑर्डर में नाकाम हुए तो पंत को ओपनिंग के लिए भेजा जाने लगा। पंत ने इस साल T20 में 5 बार ओपनिंग की और कुल 71 रन भी बनाए। बैटिंग औसत 14.20 और स्ट्राइक रेट रहा 136.54 का। जबकि संजू सैमसन को T20 की 5 पारियों में बैटिंग का मौका मिला। उन्होंने इस दौरान 44.75 के औसत से 179 रन बनाए। सोशल मीडिया पर चल रही बहस से इतर टीम में पंत को लेने और संजू को बिठा देने यानी कि न लेने पर कप्तानों का क्या कहना है, वो भी समझना आवश्यक है। न्यूजीलैंड में T20 सीरीज के दौरान जब संजू को मौका नहीं मिला, तब कप्तान हार्दिक पांड्या से इस बाबत सवाल पूछ लिया गया।
पंड्या ने तब कहा था कि हमें एक्स्ट्रा बॉलर की आवश्यकता है, इसलिए संजू नहीं आए और दीपक हुड्डा को मौका दिया गया। पहले वनडे खेलने के बाद जब दूसरे वनडे में संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला, इस पर कप्तान शिखर धवन ने भी प्रतिक्रिया दी थी। धवन ने कहा, हम छठा गेंदबाज टीम में चाहते थे, इसलिए हमने सैमसन की जगह दीपक हुड्डा को ही चुना। हम दीपक चाहर का भी इस्तेमाल करना चाहते थे। हमें एक और स्विंग बॉलर चाहिए था जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कुछ और परेशान कर सके। छठे बॉलर और संजू सैमसन को लेकर पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर की राय भी दोनों कप्तानों से मेल ही खाती है। ESPN क्रिकेट इन्फो से बात करते हुए जाफर ने कहा, आप निश्चित तौर पर संजू सैमसन के लिए बुरा महसूस करते हैं, क्योंकि किसी को भी जब ड्रॉप करना होता है तो सबसे पहला नाम संजू सैमसन का होता है। मुझे लगता है कि सीमित ओवरों की क्रिकेट में संजू सैमसन को निरंतरता के साथ मौका मिलना चाहिए। अगर हम भारत के टॉप 5 बल्लेबाजों को देखें तो आप उनमें से किसे बाहर निकाल सकते हैं, सवाल उन्होंने पूछा। शिखर धवन है, शुभमन गिल हैं, श्रेयस अय्यर तो वनडे क्रिकेट में कमाल की फॉर्म में है। सूर्य कुमार यादव की तो हम बात ही नहीं कर सकते। ऋषभ पंत टीम के उप कप्तान हैं और बीते कुछ समय से वनडे क्रिकेट में 50 की औसत से खेल रहे हैं। तो जब आप छठे गेंदबाज की तलाश में जाते हैं तो सैमसन को बाहर बैठाना पड़ता है। हालांकि जाफर का मानना है कि सैमसन को T20 में पंत से आगे रखना चाहिए। बकौल जाफर, T20 में पंत लगातार फॉर्म से जूझ रहे हैं और इस फॉर्मेट में संजू को प्राथमिकता दी जा सकती है। सोशल मीडिया पर संजू और पंत को लेकर चल रही बहस और टीम इंडिया में चल रहे एक्सपेरिमेंट्स पर क्रिकेट कवर करने वाले पत्रकारों की राय को भी अब सुनना चाहिए। सुनिए। कि पिछले अगर आप 1.5-2 साल में देखें कितने एक्सपेरिमेंट हुए, हर किसी को प्लेयर को खिलाया गया। आपके जो सेट 25 तो दूर की बात है, 25-30 प्लेयरों को ऐसे घुमाया जा रहा है। शमी जब कभी बाहर होते हैं, स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं होते, उनको कहते हैं कि अब आप T20 नहीं खेलोगे, उसके बाद वही आपके मेन बॉलर वर्ल्ड कप में बन जाते हैं। मैंने कहा था जो सिलेक्शन पैनल है, जब वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करे तो देखिए वो क्रिकेट में तो नहीं चलेगा। रही बात स्पेसिफिक बात मैं कहूँ, संजू सैमसन कमाल के प्लेयर है, पिछले 6-7 सालों से वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक प्लेयर्स हैं। और क्या वजह है कि वो एज ए बैट्समैन नहीं खेल सकते? ऐसा कोई रीजन ही नहीं है। आपने कितने प्लेयरों को चांस दिया? फिर से वही बात है, अगर मैं नाम लूंगा तो लोग कहेंगे उस स्पेसिफिक किसी प्लेयर को कि आप पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन पॉइंट इज संजू सैमसन की गलती क्या है? उसी तरह से ऋषभ पंत से बड़ा मैच विनर आपको पिछले कई कई दशकों में नहीं आया। उसने इंग्लैंड में आपको मैच जिता दिया जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं जिताते थे। उसने आपको ऑस्ट्रेलिया में ऐसा मैच जिता दिया गाबा पर, जहां पिछले 36-37 सालों से ऑस्ट्रेलिया नहीं हारी थी। उसकी भी क्या गलती है? प्रॉब्लम है सिलेक्शन पैनल की। सिलेक्शन पैनल और जो टीम मैनेजमेंट है उसके बीच में एक अच्छा सामंजस्य होना चाहिए। वो जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं उसको खिलाया जाए। अब होता है कि आप सिलेक्ट किसी और को करते हैं, वहां पर कोच राहुल द्रविड़ जी किसी और को खिलाते हैं, उनकी अपनी चॉइसेस है। अब आप ऋषभ पंत को बाहर रखकर कि जो आपका अगले 10 साल का सबसे बड़ा मैच विनर हो सकता है, उसको हटाकर पिछले जो 17 साल पहले जिसने डेब्यू किया था दिनेश कार्तिक, उसको खिलाते हैं। ही कुड बी ए ग्रेट प्लेयर, बट पॉइंट इज आप भविष्य किसको देख रहे हैं? आप भविष्य नहीं देख रहे। राहुल द्रविड़ को अपनी रिटायरमेंट याद आ रही होगी, रोहित शर्मा की अपनी दोस्ती याद होगी अंडर 19 के टाइम की। ये भी एक ऐसे सिग्नल है जिससे ऋषभ पंत का कॉन्फिडेंस आपने खत्म कर दिया। आज ऋषभ पंत स्ट्रगल कर रहा है, उसको कभी आप ओपन करना भेज देते हैं, कभी नंबर 1 पे भेज देते हैं, नंबर 3 पर भेज देते हैं, नंबर 6 तक उसको कहीं भी रोटेट करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो 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 प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है क्योंकि एक पार्टी की डोमिनेंस हो गई है। एक तरह के लोग ऊपर एक ही भाषा बोलने लग गए हैं। लोग डरने शुरू हो गए कि मेरा जैसे एक दौर चला था, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, मैंने एक स्टोरी की थी कुछ वक्त पहले कि कैसे पेगासस टाइप के जो जासूसी इक्विपमेंट है वो टीम में लाए जा रहे हैं क्रिकेटर्स पे जासूसी करने के लिए। उसके रीजंस डिफरेंट है। मेरा जो पैग था स्टोरी का ये था। उसका तरीका ये भी हो सकता है आप मैच फिक्सिंग पे कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि खैर आईपीएल के दौर में हो ही नहीं सकती। दूसरा ये था कि आप लोगों को डराना चाहते हैं, तो प्लेयर्स तो डर गए। अब प्लेयर्स की यह हालत है कि वो कभी आपका फोन मांगे, कभी मेरा मांगे, किसी से बात करनी होती है, मीडिया से आपने बात करना बंद करवा दिया है। अब बात की जाएगी उस मूल मुद्दे की जहां से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी, यानी सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड्स की। क्या सोशल मीडिया टीम सिलेक्शन को प्रभावित कर सकता है? अगर करता है तो कितना करता है? आइए समझते हैं इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। मुझे नहीं लगता कि डिसीजंस में रिफ्लेक्ट होता है अगर वो प्लेयर मार्जिनल प्लेयर है। मतलब संजू सैमसन की ही लोग बात कर रहे हैं ना। अगर संजू सैमसन बहुत बड़े मतलब मेन स्टार प्लेयर होते और उनकी सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी होती और उनके
पक्ष में लिखा जाता तो बोर्ड भी हिल जाता, सिलेक्टर्स भी हिल जाते और टीम मैनेजमेंट भी हिल जाती, और ऐसा हिस्ट्री में हुआ भी है। लेकिन वो संजू सैमसन है, मैं मानता हूँ कि यार उनके साथ शायद जस्टिस नहीं हुआ क्योंकि उनको शायद खिलाया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो संजू सैमसन है, एक मार्जिनल प्लेयर है, मतलब वो प्लेयर जो स्टार प्लेयर नहीं है, जो अभी अपनी टीम में अपनी जगह बना रहा है, तो मेरा ये मानना है कि ऐसे खिलाड़ियों का फ़ायदा नहीं नुकसान होता है। अगर उसमें एक पॉलिटिकल कलर भी दे दिया जाता है तो और नुकसान होता है, क्योंकि आप एक मौका देते हैं सामने वाले को। अगर आपका नाम लेकर लोग ये कह रहे हैं कि बोर्ड गलत है या सिलेक्टर्स गलत हैं या कप्तान गलत है, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों को कटघरे में लेकर आ रहे हैं जो क्रिकेट चला रहे हैं। अगेन इसमें क्रिकेटिंग लॉजिक कोई हो ना हो कि संजू सैमसन 11 में क्यों नहीं खेले। उन्होंने एक मैच खेला यार, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, उसके बाद उन्होंने भारत को वो उतने रनों तक पहुंचाया भी। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि टीम कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है। कोई कप्तान, कोई कोच ऐसी टीम नहीं चुनता जो हारने के लिए जाए। हमारे हिंदुस्तान में और हम लोगों को मिलाकर, मीडिया को मिलाकर, ये एक ट्रेंड बन गया है कि जो नहीं खेलता हम कहते हैं यार ये डिजर्व करता था, और ये काफ़ी देर से हो रहा है कि यार ये डिजर्व करता था, इसको टीम में क्यों नहीं रखा। जो खेल रहे होते हैं उनमें हम नुक्ताचीनी करते हैं, और जो नहीं खेल रहे होते उनको हम कहते हैं बेहतर है। लेकिन ये हकीकत है कि कोई कप्तान, कोई कोच कभी ऐसे खिलाड़ियों को 11 में नहीं खिलाएगा जिसके कारण टीम हार रही हो। बिल्कुल असर पड़ता है, और क्यों ना पड़े। आप स्टेक्स देखिए ना, अगर आप एक तो आप बहुत कम टेस्ट खेलते हैं, आप T20 ज्यादा खेलते हैं। T20 एंड प्रोडक्ट किसका? आईपीएल का। आईपीएल में आपने टीम देखिए किस तरह से 8 से 10 आपने टीमें कर दिया। टीम भी कितने में बिक रही है? 6,000 से 7,000 करोड़ में। तो जब इस तरह का पैसा बनेगा, जब उसमें डिफरेंट कैप्टन्स होंगे, डिफरेंट स्टेक्स होंगे, और जिस तरह का हमारा सिलेक्शन पैनल है, ये प्रेशर तो बनेगा। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश जरूर की थी कि जोनल पैनल को हटा करके प्रोफेशनल सिलेक्टर्स लाए। 3 किए थे, फिर 5 कर दिए, लेकिन फाइनली वो 5 का मतलब वही होगा। अभी जो सिलेक्टर सैक भी हुए, सैक तो नहीं हुए, बट जिनको हटाया भी गया, वो भी सब देखिए आप जोनल वाइज है। चेयरमैन नॉर्थ जोन से था, कोई वेस्ट जोन का सेलेक्टर था, कोई ईस्ट जोन का था। तो ये जो जब जोनल प्रेशर होंगे, इसीलिए हटाया था जस्टिस लोधा का जो पूरा मानना था कि ये प्रेशर को कम किया जाए, जोनल प्रेशर को। वो बिल से फिर से वहीं का वहीं आ गया, ढाक के 3 पात। बल्कि मैं तो कहूंगा अगर सुप्रीम कोर्ट ना आता बीच में, तो शायद जो पुराना सिस्टम था ज्यादा बेटर था, जिसको खैर मैं तो नहीं मानता था। लेकिन अब इन द हाइंडसाइट ये लगता है कि शायद वो बेटर था, क्योंकि ये नए सिस्टम में तो ये सिलेक्शन पैनल ना बनकर एक पार्टी के कार्यकर्ता आपने सामने बिठा दिए, और जैसे इलेक्शन में रेवड़ियां बढ़ती है, ठीक वैसे रेवड़ियां बढ़ रही है। टीम सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे कोई टीम चुनी जाती है, इसमें किन लोगों का दखल होता है, ये समझना भी आवश्यक है। सुनिए। देखिए, सिलेक्शन हमेशा जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो ये है कि सिलेक्टर्स 5, आपके कप्तान, कोच, ये 7 लोग डिसाइड करते हैं कि 15-18 जितने भी आपने लोग टीम में रखने हैं वो कौन हो। और आज की बात नहीं है, भले ही आज हम ये कह दें कि हमारे सिलेक्टर्स थोड़े से कमज़ोर हैं कंपैरेटिवली, बट पहले भी जब सिलेक्टर्स मजबूत होते थे, हमेशा 90% टीम मैनेजमेंट की सुनी जाती है और सुनी जानी चाहिए। कप्तान, कोच कहते हैं हमें इस प्लेयर की ज़रूरत है, उसके बाद वो जिरा करते हैं। सिलेक्टर्स ज़्यादातर अमूमन आप देखते हैं कि वो टीम मैनेजमेंट को टीम देते हैं जो वो चाहते हैं। हालांकि ये भी फैक्ट है कि हमने देखा पिछले साल हमारे सिलेक्टर्स ने बिल्कुल कंसीड कर दिया। जो टीम ने पिछले साल वर्ल्ड कप में मांगा 2021 में सब दे दिया, इस साल भी जो उन्होंने मांगा तकरीबन सब कुछ दे दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिफरेंस ओपिनियन होना भी ज़रूरी है। लेकिन जब 15 या 18 चुन लिए जाते हैं, 11 में सिलेक्टर्स का कोई रोल नहीं होता। हमेशा ये आपके रूल्स के मुताबिक ही मानिए कि आपकी 11 चुनने में टूर कमेटी होती है, जिसमें आपके कोच हैं, कप्तान हैं और वाइस कैप्टन। उसमें सिलेक्टर की से नहीं होती। तो फर्ज कीजिए हम अगर वर्ल्ड कप पीछे देखें इस साल का, और उसमें हम कहें यार यूजीएल को नहीं खिलाया, यार उसको नहीं खिलाया, तो उसमें सिलेक्टरों का कसूर नहीं है। शायद सिलेक्टरों ने आपको वो 15 दे दिए जो टीम मैनेजमेंट चाहती थी। उसके बाद 11 खिलाना नहीं खिलाना, वो राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और KL राहुल, इन तीनों पर आ जाती है बात। उसमें सिलेक्टर्स का कोई रोल नहीं था। पंत सैमसन के बाद अब बात सूर्य कुमार यादव की। स्काई सूर्य लगातार चर्चा में है, ग्राउंड पर अपने शानदार शॉट्स की वजह से, रोज नए बनते रिकॉर्ड्स की वजह से भी, और ग्राउंड से बाहर सूर्या के चर्चा की वजहें और भी हैं। पिछले साल 31 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले सूर्या की हर इनिंग के बाद ये वाला जुमला वायरल हो जाता है, सूर्या के 11 साल बर्बाद कर दिए गए। सूर्या को 10 साल पहले ही टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए थी, इस तरह के दावे किए जाते हैं। पिछले दिनों बांग्लादेश दौरे के लिए टीम का ऐलान हुआ तो सोशल मीडिया के महारथियों ने एक नया ही विवाद शुरू कर दिया।
टीम इंडिया के बल्लेबाजी की रीढ़ बन चुके सूर्या का नाम बांग्लादेश दौरे के लिए चुनी गई टीम में नहीं था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के तर्क आने लगे। कोई कहने लगा कि सूर्या को जानबूझकर टीम से ड्रॉप किया गया, तो किसी ने बताया कि ऐसा उनकी जाति की वजह से किया गया है। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने राजनीतिक वजह गिना दी, तो किसी ने लॉबिंग वाली बात जोड़ी। हर किसी के पास अपनी वजह, अपने तर्क हैं। लेकिन क्या वास्तव में सूर्या को बांग्लादेश दौरे से ड्रॉप ही किया गया है? अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो इसकी कोई वजह हमें दिखाई नहीं देती। इस साल जून के आखिरी हफ्ते से वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट्स में सूर्या हर टूर पर टीम इंडिया के साथ ही रहे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ साउथ अफ्रीका के साथ हुई टी20 सीरीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज ही मिस की। क्यों मिस की? क्योंकि आईपीएल के दौरान उन्हें हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था, चोट थी, जिसके चलते वो कुछ वक्त तक क्रिकेट से गायब दिखे, हमें दिखे नहीं स्क्रीन्स पर। इस चोट से वापसी के बाद वो लगातार खेल ही रहे हैं। चोट से लौटने के बाद सूर्या पहले आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 और वनडे खेले। इसके बाद वो एशिया कप में खेले, फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में ही हुई टी20 सीरीज में भी आपको नजर आए। इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप खेल कर लौटे और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज उन्होंने खेली। बीते 5 महीने में सूर्य कुमार यादव वनडे और टी20 मिलाकर कुल 34 मैच खेल चुके हैं। जून से लेकर अब तक किसी दूसरे भारतीय क्रिकेटर ने इतने मैच नहीं खेले, और इतना ज़्यादा खेलने के बावजूद उन्हें आराम की ज़रूरत पड़ेगी ही। बांग्लादेश दौरे पर जा रही टीम में सूर्या का नाम न होने पर खेल पत्रकारों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनना चाहिए। देखिए, हमारे देश में आज से नहीं, मुझे याद है 2006 के आसपास हम ट्राई सीरीज करने गए थे मलेशिया में। ट्राई सीरीज थी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज की। सडनली ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर एक बार डिसाइड किया कि अब ये हमारे टॉप के 5 प्लेयर्स निकल लेंगे, हम इनको रेस्ट कर रहे हैं, और 20 टूर्नामेंट से बाहर भेज दिया। कमाल का डिसीजन था, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन उन्होंने कहा दिस इज ए प्रोफेशनल डिसीजन। क्या हमारे देश में कभी ऐसा डिसीजन हो सकता है? नहीं। हर एक चीज को एक मिस्ट्री बना करके रखते हैं। टीम 11 को एक दिन पहले नहीं बताएंगे। अरे भाई, ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं हो रही। आपको क्रिकेट खेलना है, सिंपल क्रिकेट खेलना है, अच्छी बॉल करनी है, अच्छी बैटिंग करनी है, वो ना करके एक मिस्ट्री बना के रखेंगे। किस लिए मिस्ट्री बना के रखेंगे? क्या किसी सट्टा बाजार के लिए मिस्ट्री है कि कल संजू सैमसन खेलेगा या नहीं खेलेगा? इसी पे 1000 करोड़ रुपए लग जाता है। कल जो जो बहुत ही बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच था, आप देखिए किस तरह का वो चला। सट्टा बाजार पूरे तरह से भरा रहता है। किसके हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये मिस्ट्री ना बनाकर सूर्य कुमार यादव, एक क्लियर कट स्टेटमेंट आनी चाहिए बीसीसीआई से या सिलेक्शन से कि हम इनको यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं या हम इनको यहाँ रेस्ट दे रहे हैं, जिससे प्रोफेशनल रीजन हम रोटेशन कर रहे हैं। आपने पेस बॉलर्स के साथ तो बहुत रोटेशन की, प्लेयर्स के साथ भी करनी चाहिए। वो आपका नंबर 1 बैट्समैन है इस वक्त पे। विराट कोहली भी इस टाइम पे नंबर 2 है, सूर्य कुमार यादव है। तो कोई मिस्ट्री होनी नहीं चाहिए। बट पॉइंट इज, किसको बोलोगे आप? आपकी क्या हिम्मत है? आपके पास कौन सा फोन नंबर है? मुझे तो अब 30 साल क्रिकेट कवर करते हुए हो गए, मेरे पास कोई ऐसा फोन नंबर है जिसपे मैं प्रोफेशनली कोट ले सकूं। यानी आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि सूर्या को टीम से ड्रॉप किया गया या फिर उन्हें रेस्ट दिया गया पेशेवर कारणों के चलते। कुछ अपवादों को अगर आप छोड़ देते हैं तो आमतौर पर किसी खिलाड़ी के लिए आधिकारिक तौर पर ऐसा अनाउंसमेंट होता भी नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ खेलने जा रहे सीनियर्स को देखेंगे तो इनमें से ज़्यादातर ब्रेक पर थे। अभी न्यूजीलैंड टूर पर इन प्लेयर्स को रेस्ट दिया ही गया था और इस दौरान सूर्या न्यूजीलैंड में टीम के साथ खेल रहे थे। अब सूर्या टीम में नहीं है, इसलिए क्रिकेट के जानकार इसे रेस्ट ही मानकर चलते हैं। आखिर प्रचंड फॉर्म में चल रहे अपने प्लेयर को कोई भी टीम मैनेजमेंट क्यों ही ड्रॉप करेगा, ऐसा उनका कहना है। हालांकि प्लेयर्स को रेस्ट देने के मामले में भी काफ़ी विवाद रहे हैं। हम देखते हैं कि किसी सीरीज में सारे लीड प्लेयर रेस्ट पर होते हैं और फिर एक नई टीम नए कप्तान के साथ भेज दी जाती है। कई यंग प्लेयर्स इन सीरीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर जैसे ही वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स के लिए टीम का सिलेक्शन होता है, सीनियर प्लेयर्स वापस आ जाते हैं और कई बार अच्छे प्रदर्शन के बाद भी युवा खिलाड़ी बैठा दिए जाते हैं बेंच पे। ये प्लेयर्स को रेस्ट देने और वर्कलोड मैनेजमेंट का क्या फॉर्मूला है, कैसे काम होता है और ये टीम के प्रदर्शन को किस तरह से प्रभावित करता है, सुनिए। दूसरा, वर्कलोड मैनेजमेंट, आई थिंक ये ज़रूरत है मॉडर्न डे क्रिकेट की। सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरी दुनिया में है। क्योंकि किसी ज़माने में 2 फॉर्मेट्स होते थे आपके, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, फिर टी20 आया। बट आई थिंक जो चौथा फॉर्मेट आ गया, लीग्स इंक्लूडिंग आईपीएल, उसने ये आपको दिखा दिया है कि आप सारा साल प्लेयरों को नहीं खिला सकते। अब वर्कलोड मैनेजमेंट डिसाइड कौन करता है? डिसाइड तो ये इसमें तो कई सारे एस्पेक्ट्स होने चाहिए ना, जिसमें कप्तान भी हो, कोच भी हो, बाकी आपके कोचेज हों, सिलेक्टर्स भी हों।
उनको पता होना चाहिए कि यार इस दौरे पर मैं चलो इसको रेस्ट दे दूंगा, इस दौरे पर मैं इसको रेस्ट दे दूंगा। दिक्कत कहाँ आई है इंडियन क्रिकेट में कि आपने वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर कंसीड कर दिया। जो प्लेयर ने कहा यार मैं ये 2 सीरीज नहीं खेलूंगा, आपने हाँ मैं नहीं खेलूंगा, हाँ मैं नहीं खेलूंगा, हाँ। तो कुछ खिलाड़ी अपनी फिटनेस से बचते बचाते वर्ल्ड कप खेल गए और कुछ खिलाड़ी अपनी फॉर्म से बचते बचाते वर्ल्ड कप खेल गए। क्यों? क्योंकि आपने कहा जी हम एक काम करते हैं, ये बड़े प्लेयर को ये रेस्ट दे देते हैं, इसको यहाँ रेस्ट दे देते हैं, और आपने यंगस्टर्स को डाला। अब यंगस्टर्स का वही हो गया, आप उनको दौड़ाते रहे एंड वक्त पर आकर क्योंकि बाकी बाईपास से आ गए तो आपने कहा चलो यार आपका थैंक यू वेरी मच। आपने उन यंगस्टर्स को आगे नहीं बढ़ाया। मैं आपको बताता हूँ 2009 में ये वर्कलोड मैनेजमेंट छोटे स्तर पर शुरू हुआ था। गैरी कर्स्टन ने कहा था कि यार अब 11 वर्ल्ड कप खेलना, 1.5 साल रह गया है, तो कुछ प्लेयरों को एक प्लेयर को मैं एक सीरीज में आप चाहो तो रेस्ट ले लो। और हुआ क्या, कभी तेंदुलकर ने रेस्ट ले ली, कभी सहवाग ने ले ली, कभी युवराज ने ले ली, कभी गंभीर ने ले ली, और एक प्लेयर ऐसा था जो क्योंकि एक आधा प्लेयर नहीं खेल रहा होता था उसको मौका मिलता था, वो थे विराट कोहली, यंगस्टर। और विराट ने उन 1.5 सालों में इतने रन बना दिए कि जब वर्ल्ड कप की टीम बनी तो विराट 11 में थे पहले मैच की। तो या तो आप उस तरह का रखो, आप रिवॉर्ड करो उन यंगस्टर्स को। आप ये कहने के लिए कह दो जी हमारे पास 36 प्लेयर हैं, 48 प्लेयर, हमें 36 और 48 प्लेयर नहीं चाहिए। अगर आपने वर्ल्ड क्रिकेट में जाकर राज करना है तो आपको 16 प्लेयर चाहिए, 18 प्लेयर चाहिए। आई थिंक यहाँ पर एक गलती हो गई। हम लोग बोस्ट करते रहे कि हमारे पास तो 36 प्लेयर है, 38 प्लेयर है, बट हकीकत ये है कि जो हमारे 11-12 कोर था वो केमिस्ट्री नहीं बन पाई। भाई मुझे आपने रेस्ट दे दिया, आपने रेस्ट ले लिया, इसने भी रेस्ट ले लिया, लेकिन वो कप्तान 11 तो खिला ही नहीं पाया ना। आप या तो वो 11 के साथ उस कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप से पहले खेले होते काफी सारा। सोशल मीडिया पर चल रही बहसों में बार बार रेखांकित किया जा रहा है कि जाति के चलते ही अमुक खिलाड़ी को खिलाया जा रहा है या बाहर भी रखा जा रहा है। ऐसी बहसों को तुरंत सही या गलत बता देने में सतर्कता की आवश्यकता है, लेकिन हम कुछ बातों का जिक्र करना चाहते हैं। भारतीय क्रिकेट में जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव का एक स्याह इतिहास रहा है। जब भारत में क्रिकेट खेला जाने लगा तब हिंदू, मुस्लिम, पारसी आदि टीम्स होती थीं जिनमें उन्हीं धर्मों के खिलाड़ियों को प्रायः लिया जाता था। जिमखाना वगैरह इस तरह के क्लब्स होते थे जो किसी धर्म से ही संबंधित होते थे। ऐसी 5 टीम्स हुई आने वाले समय में, जिनके बीच मुकाबले को पेंटेंगुलर टूर्नामेंट कहा जाता था। जब 4 टीम थी तब क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट कहा जाता था। महात्मा गांधी ने इसका पुरजोर विरोध किया और अंग्रेज सरकार पेंटेंगुलर टूर्नामेंट को खत्म करने पर मजबूर भी हुई। उस दौर में क्रिकेट में भेदभाव का सबसे चर्चित उदाहरण माना जाता है पालवनकर बालू का। बालू दलित थे और मैदान की देखभाल करते थे। एक अंग्रेज अफसर ने उन्हें गेंद फेंकने को कहा एक बार, तब मालूम चला कि बालू एक काबिल लेग स्पिनर थे। इसके बाद बालू को मौके मिलने लगे। दलितों को तब अछूत माना जाता था, इसलिए टीम के बाकी खिलाड़ी बालू की फेंकी गेंद को तो पकड़ते थे क्योंकि वो खेल का एक अनिवार्य हिस्सा था। लेकिन जब खाना पीना होता तब बाकी टीम को चीनी मिट्टी के बर्तनों में खाना मिलता और बालू को पत्तल में, वो साथ में खा भी नहीं पाते थे। बालू इसे सहते रहे और अपना खेल मजबूत करते रहे, जिसकी बदौलत वो पहले दलित खिलाड़ी बने जिन्हें हिंदू जिमखाना की टीम में शामिल किया गया। आगे चलकर बालू दलित उत्थान के मिशन से जुड़े और आम्बेडकर से भी मिले। ये करीबी ऐसी बढ़ी कि आम्बेडकर बालू को अपनी सभाओं में भी ले जाने लगे, क्योंकि बालू को देखने के लिए भीड़ जुटती थी उस वक्त। समय के साथ लेकिन ऐसे उदाहरण कुछ कम होते गए जब जाति के ही आधार पर भेदभाव के आरोप लगे और सिद्ध हुए। बैकग्राउंड के आधार पर भेदभाव किसके साथ हुआ, इस बहस में एक और नाम बार बार लिया जाता है, विनोद कांबली का। विनोद कांबली ने कभी स्वयं ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनके बारे में कई लोगों ने यह दावा किया है कि वो जिस तरह से लाइमलाइट से बाहर होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड था। लेकिन भारतीय क्रिकेट पर नज़र रखने वाले पत्रकारों ने हमें ये बताया कि कांबली के आगे न बढ़ने का कारण उनका एक समाज विशेष से आना नहीं था। बम्बई के क्रिकेट में उस दौर में एटीट्यूड से बड़ा फर्क पड़ता था। अब ये एक लोडेड शब्द है, इसकी व्याख्या में हम फिलहाल नहीं जा रहे हैं। उसमें गंभीरता न दिखाने पर आप टीम से बाहर हो जाते थे, जैसा कि कांबली के साथ हुआ। पृथ्वी शॉ के बारे में भी इसी तरह के कयास लगाए जाते हैं। क्रिकेट को लेकर पैशन होना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जिन खिलाड़ियों को आप पसंद या नापसंद करते हैं उसका आधार कभी भी उनकी जाति या समाज नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी चाहे अनचाहे उसी भेदभाव को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं। ये थी हमारे दिन की बड़ी खबर। अब गौर कीजिए दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी आज फिर कश्मीर फाइल्स पर नादाव लापीद की टिप्पणी से ही जुड़ी है। लापीद ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को एक फूहड़ प्रोपेगेंडा बता दिया था। इसके बाद जो हुआ हमने आपको 29 नवंबर के दी ललन टॉप शो में विस्तार से बताया था।
ताज़ा जानकारी यह है कि गोवा में लापीद के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई गई है और कश्मीरी पंडित समूहों द्वारा जम्मू और दूसरी जगहों पर लापीद के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इस बीच लापीद ने इंडिया टुडे से भी बात की है। अंग्रेजी में हुई इस बातचीत में लापीद ने साफ किया कि उन्होंने इतिहास में दर्ज घटनाओं पर टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा कि वो इक्विप्ड नहीं है कि वो कश्मीर की हिस्ट्री पर कमेंट करें। उन्होंने बस एक फिल्म पर अपनी सिनेमाई समझ के आधार पर अपनी राय रखी है। हमने आपको 29 नवंबर को ये भी बताया था कि इफ़ी के जूरी बोर्ड ने लापीद की राय से खुद को अलग कर लिया था। जूरी के एक सदस्य सुदीप्तो सेन ने तो ये भी कहा था कि कश्मीर फाइल्स पर हुई चर्चा निजी बातचीत का हिस्सा थी और लापीद ने जो कहा वो उनकी राय थी, न कि जूरी बोर्ड की। इस पर जवाब देते हुए लापीद ने इंडिया टुडे से कहा कि स्क्रीनिंग रूम में मौजूद सभी लोगों का मत, फीलिंग शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं, एक ही था। सभी जानते थे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। लापीद ने कहा कि उनके पास व्हाट्सएप चैट्स और ईमेल हैं जो उनके दावों की पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन वो ये बात समझते हैं कि लोग दबाव के चलते अपनी राय बदल सकते हैं। वो उन्हें जज नहीं करना चाहेंगे। अब देखना होगा कि जूरी बोर्ड के सदस्यों की तरफ से लापीद के दावों पर क्या जवाब आता है। दूसरी सुर्खी बनाई है बिल्किस बानो मामले ने। दर्शक जानते ही हैं कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस का सामूहिक बलात्कार हुआ और 7 परिवारजनों की हत्या हुई। इस साल 15 अगस्त के रोज गुजरात सरकार ने बिल्किस मामले के 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया। बिल्किस ने इस फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। बिल्किस ने एक और याचिका में मई 2022 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी है। इसमें अदालत ने आदेश दिया था कि दोषी राधेश्याम शाह उर्फ लाला वकील की रिमिशन पिटीशन पर 1992 वाली रिमिशन पॉलिसी के तहत गुजरात में ही विचार हो। रिमिशन का अर्थ होता है कि दोषी दोषी ही रहेगा, लेकिन सजा की अवधि पूरी होने से पहले उसे जेल से रिहा किया जाएगा। ऐसी रिहाई के लिए कानूनी प्रावधान होते हैं जिनका पालन करने के बाद ही रिहाई का निर्णय लिया जा सकता है। इन प्रावधानों के पालन को लेकर लंबी अदालती खींचतान चली है। इस मामले में राधेश्याम शाह उर्फ लाला वकील ने गुजरात हाईकोर्ट में रिमिशन हेतु याचिका लगाई, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया था कि दोषियों का मामला चूंकि महाराष्ट्र की अदालत में चला, इसलिए रिमिशन की याचिका भी महाराष्ट्र के ही जुरिस्डिक्शन में लगेगी। इस फैसले को शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 432(7) में गवर्नमेंट का तात्पर्य माने गवर्नमेंट शब्द का तात्पर्य केंद्र या राज्य सरकार से है और ऐसे मामले में दो सूबों के क्षेत्राधिकार में बात नहीं चल सकती। अतः जिस सूबे में अपराध हुआ उसकी नीति के ही आधार पर रिमिशन पर विचार करना सही होगा। इसी फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार दोषी की रिमिशन पिटीशन पर अपने विवेक के आधार पर विचार करे। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट में इसी निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर ली है। उनके द्वारा लगाई गई दोनों याचिकाओं यानी ये पुनर्विचार की याचिका और गुजरात सरकार की जो रिमिशन उन्होंने अलाउ किया उस फैसले को चुनौती वाली याचिका का जिक्र आज भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ के समक्ष हुआ। बिल्किस की वकील की दलील सुनने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इस बारे में विचार करेंगे कि क्या दोनों याचिकाओं को एक ही बेंच के समक्ष साथ साथ सुना जा सकता है। बलात्कारियों की रिहाई और स्वागत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं लग गई थी, जिन पर सुनवाई फिलहाल चल रही है। गुजरात सरकार भी एक बार हलफनामे के माध्यम से अपना पक्ष रख चुकी है। आज स्वयं पीड़िता ने भी अपनी ओर से याचिका लगा दी है। तीसरी और अंतिम सुर्खी संबंधित है सुस्त बढ़ती अर्थव्यवस्था की रफ्तार से। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस माने NSO ने साल 2022-23 की दूसरी तिमाही माने जुलाई से सितंबर के लिए अर्थव्यवस्था की विकास दर के आंकड़े जारी कर दिए। इनके मुताबिक दूसरी तिमाही में GDP की विकास दर घटकर 6.3% पर आ गई। एक साल पहले इसी दौरान GDP 8.4% की रफ्तार से बढ़ रही थी। दर्शक ध्यान दें कि 6.3% का आंकड़ा प्रोविजनल है, माने इसमें सुधार किया जाएगा। आंकड़ा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर इसी साल की पिछली तिमाही से तुलना कर लें तो अंतर थोड़ा और ज़्यादा लगता है, क्योंकि 2022-23 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था की विकास दर थी 13.5% और अब हो गई 6.3%। खबरों का सिलसिला अब यहाँ होता है पूरा। अब रुक करते हैं गुजरात चुनाव यात्रा का। प्रचार थम चुका है, लेकिन दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा थमी नहीं। हमारे साथी अभिनव और अमितेश पहुंचे द्वारका। वहां उन्होंने शिवराजपुर बीच पर एक छोटी सी दुकान चलाने वाली लड़कियों से बात की,
उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। तो सरकार ने जो काम किया, जैसे गुजरात की सरकार है, तो उससे आप लोगों को कुछ मांग रहती है कुछ, या कि हमको सरकार ये दे दे तो हमारा और बेहतर हो जाएगा, ऐसा कुछ? हम तो कभी किसी से मांगते नहीं है, सरकार देता है ना तो अब ले लेते हैं, बाकी मांगते नहीं। गांव में सड़क वड़क पानी वानी? हाँ सब कुछ है। जैसे ये समंदर के किनारे आपका गांव है, तो यहाँ खारा पानी होगा ना जमीन का, तो पीने का पानी आता है? वो कुएं से आता है, बाहर से भी आता है, नहीं कुएं भी हैं। पहले पानी की दिक्कत होती थी क्या? पहले दिक्कत नहीं, पहले तो बहुत पानी था, अब दिक्कत हो रही है, अब बाहर से आता है। क्या दिक्कत होती है कि कब कब पानी मिलता है? वो खारा हो गया है सबके सब पानी, खारा हो गया है पानी। वो समुद्र में है ना, ऐसा हो गया है। अच्छा, तो हम बाहर से मंगाते हैं। बाहर से मंगाते हैं। हाँ। तो कहाँ से आता है पानी? उसका पैसा देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है, वो आते हैं ना पानी, तो एक दिन नहीं आता, एक दिन आता है, एक दिन ऐसे आ जाता है, पर महीने के 100 रुपये देते हैं, पूरे महीने के 100 रुपये। 100 रुपए पानी, पीने का पानी के सबको देना पड़ता है, हर गांव से, हाँ, हर घर से? हर घर से पानी है वो बहुत आएगा, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा आएगा, पानी बहुत आता है। अच्छा, नहीं वो ठीक है, लेकिन टैंकर से पानी आता है, नर्मदा का पानी? नहीं नहीं, टैंकर से नहीं आता है। हाँ, वो आता है टैंकर मंगाते हैं। कभी कभी। वो पानी नहीं आता न तो टैंकर मंगाते हैं, रक्का नहीं मंगाते। नहीं तो ये 100 रुपए किस चीज का देना होता है? पानी क्या? वो आता, वो पानी वाला आता है ना, बंद करने वाला, चालू करने वाला, पानी देने वाला, इनकी पगार निकालते हैं और पानी का नहीं लेते हैं, पर उनकी पगार निकालनी पड़ेगी न। अच्छा, उनको तो रोजगारी मिलनी चाहिए, और टाइम उनका देता है, वो अपना 1 कलाक पानी चालू करेगा, वह फिर जाएगा बंद करने के लिए, तो इनको तो मिलना चाहिए न। लाइट बिल बिजली का बिल आएगा। हमारी टीम की ग्राउंड रिपोर्ट्स आप हमारे ऐप पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चैनल्स, हैंडल्स पर देख सकते हैं। और हमारी खास पेशकश जमघट के तहत अगर आपको CR पाटिल, हर्ष संघवी और शंकर सिंह वाघेला जैसे गुजरात के बड़े नेताओं यानी कि न्यूज़ मेकर्स जो चुनाव के दौरान खूब जिनके बारे में बात हो रही है, उनके विस्तृत इंटरव्यू देखने हैं, तब तो आपको ऐप डाउनलोड कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये सारा प्रीमियम कंटेंट हमारे ऐप पर ही पहले आता है। हमारे ऐप पर ही लाइव क्विज खेलकर आप इनाम भी जीत सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे क्विज लाइव होगी। क्विज खेलने पर इनाम भी है। हर दिन टॉप 50 विजेता चुने जाएंगे, जिन्हें तुरंत 100 रुपए का इनाम भेजा जाएगा। आज के शो में इतना ही। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।